हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि गिल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान। आज हम अपने क्लास 10th को कंटिन्यू करेंगे पावर शेयरिंग। बीच में क्लास 10th की वीडियोस में थोड़ा गैप आ गया था, आई वाज नॉट वेल, लेकिन अब हम विदाउट एनी गैप अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द अपनी सिविक्स की बुक को कंप्लीट करेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था पावर शेयरिंग में हमें दो कंट्रीज की केस स्टडी पढ़नी है, श्रीलंका और बेल्जियम। दोनों ही कंट्रीज के एथनिक कॉम्पोजिशन को हमने स्टडी किया और बाद में लास्ट क्लास में हमने श्रीलंका को भी स्टडी किया था। देखा था श्रीलंका में किस तरीके से दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है पावर स्ट्रगल को लेके। वन इज श्रीलंका तमिल्स एंड अनदर वन इज सिन्हाला ग्रुप। और सिन्हाला ग्रुप किस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करके, जहां मेजॉरिटी का रूल ज्यादा रहता है, वहां पे उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके वो श्रीलंकन तमिल को सप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, लॉज में चेंजेस लेके आते हैं और इन रिस्पॉन्स श्रीलंकन तमिल्स एलिनेट फील करते हैं और बाद में फिर वो एक अलग कंट्री सेपरेट स्टेट तमिल एलम की डिमांड करते हैं और 26 सालों तक श्रीलंका में सिविल वॉर बना रहता है। 2009 में जाके सिविल वॉर खत्म होता है। अब हम देखेंगे, जहां हमने स्टडी किया श्रीलंका को और समझा पावर शेयरिंग ना होने की वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं और सोसाइटी के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो श्रीलंका की सिचुएशन को साथ में स्टडी करते हुए अब हम देखेंगे बेल्जियम में क्या होता है। सो टुडेज टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया, ये स्टडी करना है और फिर हम दोनों ही कंट्रीज को कंपेयर करेंगे और अपने आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये बेल्जियम का मैप है, आपको याद रखना है बेल्जियम का मैप। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और ये बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। तो शुरू करते हैं अपनी केस स्टडी बेल्जियम। बेल्जियम ने 1970 से 1993 तक 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। क्यों वो ऐसा करते हैं, इस तरीके का एक अरेंजमेंट सेटअप करते हैं वो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाके, सो दैट एवरीवन इन देयर कंट्री लिव टुगेदर पीसफुली, सभी लोग बिना कॉन्फ्लिक्ट के एक साथ रह सके। अब आपको थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को कनेक्ट करना है स्टार्टिंग में जब हमने बेल्जियम को पढ़ा उस वाले पोर्शन से। हमने देखा था बेल्जियम में कैपिटल लेवल और कंट्री लेवल पे किस तरीके से डिफरेंस नजर आता है एथनिक कॉम्पोजिशन के अंदर। जहां कैपिटल लेवल पे डच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे 59% और फ्रेंच स्पीकिंग लोग 40% थे। वहीं कैपिटल लेवल पे ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग 80% थे और डच स्पीकिंग 20%। ये आपका ब्रुसेल्स है कैपिटल लेवल पे और ये आपका कंट्री है बेल्जियम, उस लेवल पे हमने इसको स्टडी किया था। साथ में हमने ये भी देखा था दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में 1950s और 60s में, देखिए चेंजेस करते हैं बेल्जियम 1970s में अडॉप्ट करते हैं, अमेंड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले 1950s से 60s का जो टाइम पीरियड था, दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्यों होती है वे प्रॉब्लम्स क्रिएट, हमने पढ़ा था किस तरीके से फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो शुरू से ही रिच और पावरफुल रही है, ज्यादा रिसोर्सेज रहे हैं, दे वर मोर एजुकेटेड एज कंपेयर टू डच कम्युनिटी। और धीरे धीरे लेटर ऑन 1950s और 60s के टाइम पीरियड के बाद जब डच कम्युनिटी भी सोसाइटी में एजुकेट होना शुरू हो जाती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रो करने लग जाती है, डेवलपमेंट होने लग जाती है, तो उनके मन में फ्रेंच कम्युनिटी को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि इन्होंने अभी तक हमें एजुकेशन से दूर रखा, हमें एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेज हमारे साथ शेयर नहीं किए। और ज्यादातर प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है वो कैपिटल लेवल ब्रुसेल्स में होती है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेवल में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे और डच स्पीकिंग लोग कम थे। अब हम आगे देखेंगे, जब 1960s तक आते आते दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट एक मेथड अडॉप्ट करती है और वो मेथड कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। अब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1947 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं।
आजादी के बाद अभी तक भारत में भी टोटल 103 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। अमेंडमेंट्स इसीलिए किए जाते हैं, आने वाली जो जनरेशन है, सोसाइटी है, नीड है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें चेंजेस लाने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पावर को किस तरीके से शेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर पहले सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और 1992 के बाद, आप बोल सकते हो 1990 स्पेसिफिकली, 1992 के बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया जाता है, जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है। तो बेल्जियम में भी इस तरीके से वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए, सिविल वॉर ना हो ऐसी सिचुएशन जैसे श्रीलंका में हुई है, इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए, या बोल सकते हैं इन सब चीजों से डील करने के लिए, वहां की गवर्नमेंट 4 बार बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आती है, 1970 से लेके 1993 तक। 4 बार इसलिए क्योंकि एक बार जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, हम आगे देखेंगे 4 कौन से लेवल है जिनके ऊपर उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में चेंजेस को अडॉप्ट किया। बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कब शुरू होता है, कब बनता है? जैसे हमने इंडिया का पढ़ा, 26 जनवरी 1950 को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 7 फेब 1831 को स्टैब्लिश हो जाता है। तो बेल्जियम में कौन कौन से वो 4 चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो उन्होंने 4 बार अमेंडमेंट किए, आगे हमें इसी को पढ़ना है। और उन अमेंडमेंट के थ्रू वो पावर में शेयर करते हैं। जैसे इधर हमने किया इंडिया में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया 1992 में, 1990s के टाइम पीरियड में, 92 में स्पेसिफिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया। इसी तरीके से बेल्जियम में 4 बार अमेंडमेंट करके चीजों को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एलिमेंट क्या थे? बेल्जियम का जो मॉडल था, 4 बार जो उन्होंने चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको हमने बेल्जियम मॉडल का नेम दिया गया, वो क्या थे? आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा समझने में। क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, हम बेल्जियम कंट्री के सिटीजन नहीं है, हमें वहां की स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट नहीं पता है, पॉलिटिकल सिस्टम वहां का कैसा नहीं पता है। लेकिन हम इसको यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे इंडिया के साथ कंपेयर करते हुए। जब आप इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से जानते हो, आपने 9th क्लास में पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, यहाँ के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को पढ़ा है, तो आपको जब इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। साथ में आपको इन चारों ही डिफरेंट जो भी ये चेंजेस आए हैं, इनमें आपको एथनिक कॉम्पोजिशन को भी याद रखना है। तो लेट अस कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया गया वो किया गया मिनिस्टर्स की पावर को लेके। जो आप इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर समझ सकते हो, हमारी एक पार्लियामेंट है, इसी तरीके से बेल्जियम की भी अपनी पार्लियामेंट है और उसके अंदर इलेक्टेड मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। यहाँ पे बोला गया बेल्जियम में पावर शेयर की जाएगी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? देखिए 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, आपको ये याद रखना हमेशा। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है, उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी जो स्टेट्स हैं उनमें काम करती है, और लास्ट में आपकी आती है लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट के अंडर ही होती है। तो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी हम पूरी बेल्जियम एज अ कंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरी हम कंट्री की बात करें, कैपिटल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं या पर्टिकुलर स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। कंट्री लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सब इक्वल होंगे डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के। एग्जाम्पल के लिए आप इस फोटो को देखिए, सपोज कीजिए ये येलो कलर फ्रेंच स्पीकिंग है और ये रेड कलर डच स्पीकिंग है, तो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। इंडिया में क्या होता है, देखिए इंडिया में आपको पता है हमारी लोकसभा है, ठीक है ना, उसके अंदर 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं और जो भी पार्टी जीत जाती है मैक्सिमम वोट से, उसकी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म बनाती है। जैसे कि अभी बीजेपी के 315 वोट है और बीजेपी मेजोरिटी में है, तो इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर वहां 500 सीट है बेल्जियम में, तो ये बोला जा रहा है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के। फॉर एग्जाम्पल 250 मेंबर्स फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की सीट्स होंगी और 250 मेंबर्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी की सीट्स होंगी। ऐसा किस लिए है? ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जीतने के बाद यूनिटेरली अकेले डिसीजन नहीं ले सके।
जैसे अभी बीजेपी है 300 सीट से जीत गई इंडिया में, तो बीजेपी किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकती है। कांग्रेस हमारी जो आइडियोलॉजीज है वो उस पर इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन वहां पे कम्युनिटीज में डिफरेंस है, दो लैंग्वेज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। इसलिए ये बोला गया अगर एक पार्टी के 100 मेंबर हैं तो दूसरी पार्टी के भी 100 मेंबर होंगे, ताकि कोई भी लॉ जब बनाया जाएगा कंट्री लेवल पे, वहां पे अकेले डिसीजन नहीं लिया जाएगा, दूसरी कम्युनिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। याद करना, श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है। श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाती है और हमने देखा था लॉज में किस तरीके से वो सप्रेस करती है श्रीलंकन तमिल्स को, चाहे वो लैंग्वेज में चेंजेस हो या जॉब्स और यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन नहीं देना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, आप इस तरीके से सब हेडिंग देना, आपके बुक में सब हेडिंग मेंशन नहीं है। इक्वल मिनिस्टर एट सेंटर लेवल, कंट्री लेवल पे दोनों ही कम्युनिटीज के इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। और ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे रीजन क्या है, सो दैट कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग या डच स्पीकिंग कम्युनिटी, अकेले डिसीजन ना ले सके। और हमने पढ़ा था कैपिटल लेवल पे डच स्पीकिंग जो है वो ज्यादा है, डच स्पीकिंग 59% है, सॉरी डच स्पीकिंग 59% है और फ्रेंच स्पीकिंग 40% है। तो अगर कल को मान लीजिए वोट भी डालेंगे और अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं रखते मिनिस्टर्स की, तो हमेशा आप देखोगे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का प्रेशर रहेगा ओवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी। इसलिए यहाँ पे बोला गया इक्वल मिनिस्टर्स को रखा जाए। नेक्स्ट जो पावर शेयर की जाएगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो अगली जो पावर शेयर की जाएगी वो की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट से। Power share to the state government. Many powers of the central government have been given to the state government of two regions of the country. अब आप इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में समझिए। इंडिया में आपने ये छोटी क्लासेस में स्टडी किया है, 8th और 7th क्लासेस में हमारे लिस्ट होती है, ठीक है ना, जैसे कि यूनियन लिस्ट होती है, इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। फिर स्टेट लिस्ट के अपने सब्जेक्ट होते हैं, ये अभी हम आगे सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, वहां पे सिर्फ स्टेट काम करेगी। और यूनियन लिस्ट में आपकी करेंसी आ जाएगी, नेशनल टेरिटरीज आ जाएंगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, इस तरीके से। दो लिस्ट है और एक और लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं। तो हमारे इधर भी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है पावर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो वहां पे भी ऐसे ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि वो पावर शेयर करेंगी विद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। दोनों रीजन्स कौन से हैं यहाँ पे याद रखना, आपका फर्स्ट रीजन है फ्लैमिश रीजन और दूसरा है वॉलन रीजन। दोनों ही रीजन्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट स्टेट्स दिख रहे हैं ना पिक्चर में, इनके साथ पावर शेयर करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम इस तरीके से समझेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया में सेंटर में अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, ठीक है ना। और आप ये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वेस्ट बंगाल में स्टेट के अंदर कांग्रेस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, कांग्रेस या ममता बनर्जी की वैसे तो भी गवर्नमेंट चल रही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी पावर लॉज बनाए जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी अगर चेंजेस आता है बंगाल में, या फिर आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी लॉ बनता है, या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी एक चीज नया कानून बनाया जाएगा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट का मतलब यही है, आंसरेबल नहीं है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो वो जवाब नहीं देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसने अपने पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी नई डेवलपमेंट की है, उसका क्या रीजन है, कितना उसने पैसा स्पेंड किया है, किस चीज को वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट में। किसी स्टेट में हो सकता है एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया जाए और किसी स्टेट में हो सकता है एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी सबऑर्डिनेट नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इन शॉर्ट आप यहाँ इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो दैट स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अब हमने दोनों देख लिया है, पूरी कंट्री लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे इक्वल मिनिस्टर्स को पावर शेयर करनी है, और स्टेट गवर्नमेंट का हमने स्टडी कर लिया है कि यहाँ पे भी पावर को शेयर किया जाएगा और इंडिपेंडेंटली दोनों ही ग्रुप स्टेट और सेंटर अपना काम करेंगे।
अब हम देखेंगे कैपिटल लेवल ब्रुसेल्स में क्या होता है। जिस तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आपस में पावर शेयर को एक्सेप्ट करते हैं। डच स्पीकिंग ज़्यादा है, वो एग्री करते हैं ज़्यादा होने के बाद भी फ्रेंच स्पीकिंग 40% के साथ पावर शेयर करने के लिए। तो कैपिटल लेवल पे भी ऐसे ही होगा, फ्रेंच स्पीकिंग 80% लोग एक्सेप्ट करेंगे 20% डच के साथ पावर शेयर करने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे कैपिटल लेवल पे इस चीज़ को मना कर देंगे कि हम पावर शेयर नहीं करेंगे, तो डच स्पीकिंग जो 56% कंट्री लेवल पे वो क्यों पावर शेयर करेंगे। इन शॉर्ट, कैपिटल लेवल पे पावर को इसलिए इक्वली शेयर करना जरूरी है ताकि कंट्री लेवल पे जो पावर को इक्वल शेयर किया जा रहा है वो बैलेंस बना रहे। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो एक कंट्री लेवल की है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, आप ये समझिए। और जो कैपिटल है वहाँ की ब्रुसेल्स, उसकी अपनी अलग गवर्नमेंट है। और यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटीज के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं पावर शेयर करना डच स्पीकिंग पीपल के साथ, जैसे कि दोनों कंट्री लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं। नेक्स्ट लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद 1992 में लोकल गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया गया और बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं स्टेट, उनके अंदर काम करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके और लोगों तक सर्विसेज को पहुंचाया जा सके, या लोग ज़्यादातर लोगों को कनेक्ट किया जा सके पावर के साथ, पावर शेयर बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल तक पावर को शेयर किया जा सके, ठीक है ना। तो जैसे हमारे इधर लोकल गवर्नमेंट है, ऐसे ही बेल्जियम में एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट ही है वो, और उनको वहां पे नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, ये बेल्जियम की लोकल गवर्नमेंट ही है जिसको नेम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट की जाएगी पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो सपोज इस रीजन में डच स्पीकिंग रह रहे हैं और इस रीजन में आपके फ्रेंच स्पीकिंग रह रहे हैं और यहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग रह रहे हैं, वो कहीं भी रह रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोग किसी भी लैंग्वेज को बोलते हो, वो अपने अपने एक लीडर को चूज करेंगे। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो काम करेगी वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करेगी, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोकल जो काम है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक वर्क, वाटर पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट और भी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम कौन करता है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ही बेल्जियम की लोकल गवर्नमेंट है और यहाँ पे मेन ये काम करेंगे 3 सब्जेक्ट्स में, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज डील करेंगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इन शॉर्ट अभी तक हम देखते हैं, हमने देखा बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया पावर को शेयर करने के लिए। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बेल्जियम में किसी भी तरीके का सिविल वॉर ना हो और श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना बने। तो अभी आपको माइंड में सिर्फ एक मॉडल याद रखना है और वो है ये कि 3 लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, पावर शेयर की जाएगी, बराबर बराबर मिनिस्टर्स रखे जाएंगे ताकि कल को कोई भी अकेले डिसीजन ना ले, मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को दबा ना सके। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट पे सेंटर से कुछ पावर शेयर की जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग दी जाएगी, फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है, आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हर स्टेट अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाएगा, वहां पे अलग इलेक्शन होंगे जैसे इंडिया में भी होता है। 28 स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स की अपनी अलग गवर्नमेंट है और वो अपने हिसाब से अपने स्टेट में काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल नहीं होते हैं। जुडिशियरी को आंसरेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आंसरेबल होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल ब्रुसेल्स, जैसे हमारे इधर कैपिटल दिल्ली है, तो यहाँ पे कैपिटल लेवल पे अलग गवर्नमेंट है और यहाँ पे भी वैसी पावर को शेयर किया गया है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किया गया है बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और लास्ट, कम्युनिटी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट है, तीनों ही कम्युनिटी के लोग फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग लोग इलेक्ट करेंगे इनको, और मेन जो ये काम करेंगे वो करेंगे कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को, इश्यूज से रिलेटेड लैंग्वेज को प्रमोट करना है, कौन सी भाषा में पढ़ाई जाना है, कौन से कल्चर को, डांस फॉर्म, आप बोल सकते हो कल्चर से रिलेटेड क्यूजिन, ठीक है ना, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कल्चर रिलेटेड इश्यूज में, उन सबको डील करती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। नाउ इन द लास्ट वी हैव दिस यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे ब्रुसेल्स को
हेडक्वार्टर चुना जाता है यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन क्या है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यूरोपियन यूनियन को इन डीप में स्टडी भी नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ग्रुप है यूरोप की कंट्रीज का, ठीक है ना। ये यूरोपियन, आपको यूरोप का पूरा मैप दिख रहा है, ये सारी कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बनाती हैं जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। ऐसे ही इंडिया का भी आप हमारे इधर देखोगे तो एशियान सार्क वो ग्रुप है जो इंडिया मेंबर है एशिया की कंट्रीज के। तो यूरोपियन यूनियन में आपके इधर फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, ठीक है ना, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और इधर आपका यूके है, ये सारी कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन फॉर्म करते हैं। यूरोप की एक अपनी यूनियन है, एक ग्रुप है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ चुना गया है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में चुना गया है। क्यों चुना गया है, क्योंकि ब्रुसेल्स एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करती है पावर शेयरिंग का, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इसलिए ये यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर की आप फोटो देख सकते हो, चूज किया जाता है ब्रुसेल्स में। तो यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसके हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन भी आपने बहुत बार सुना होगा, ये तो बहुत कॉमन है, यूनाइटेड नेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अपना हेडक्वार्टर होगा। अब मैंने बताया इंडिया जो है सार्क और एशियान इनके मेंबर है, तो इसी तरीके से इनके भी अलग अलग अपने हेडक्वार्टर होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अब हम आगे देखेंगे, बेल्जियम की हमने पावर शेयरिंग को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। दोनों कंट्रीज को कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, श्रीलंका में पावर नहीं शेयर करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर हम पावर शेयर करेंगे तो हमें किन किन प्रॉब्लम से हम अपने सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को सेव कर सकते हैं, या पावर को शेयर करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और आपने अगर पावर शेयरिंग के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दिस इज निधि गिल साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इन सभी वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच।